मित्रों नमस्कार। जतन इन होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, तहे दिल से हार्दिक स्वागत। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी स्वस्थता के उच्चतम शिखर पर होगी। आपके स्नेह और दुआओं से हमारा ये परिवार लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी आशा में कि आप हमारा साथ आगे भी देंगे, आज हम आपके समक्ष पाठ्यक्रम का वो बिंदु लेकर आए हैं जो आजकल आपके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, बीमा और बैंकिंग। मित्रों, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में सरकार के द्वारा इस रीट भर्ती परीक्षा के तहत कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स किए गए हैं। जैसे 25 अप्रैल 2021 को इस बहुप्रतीक्षित रीट भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित किया जाना, साथ ही राजस्थान के विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने के क्रम में इसके सिलेबस को भी अपडेट किया गया है। और पाठ्यक्रम के इस नए अपडेट के पश्चात हम आपके समक्ष चर्चित बिंदु बीमा और बैंकिंग का पहला वीडियो लेकर आए हैं। इसके पश्चात हम दूसरे वीडियो में भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य को करेंगे और तीसरे वीडियो में सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता को पढ़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम 3 वीडियो में इस नई यूनिट जिसका नाम है बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली को पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको विशेष रूप से पता होगा कि अब की बार शासन के द्वारा जारी जो पाठ्यक्रम है उसमें विशेषतः यह मेंशन किया गया है कि परीक्षा प्रश्न पत्र राजस्थान बोर्ड की किताबों पर ही आधारित होगा। और यह जतन इन होम एकेडमी की एक विशेष रूप से जीत है कि हम बार बार आपको ये आगाह करते रहे हैं कि अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु राजस्थान बोर्ड की किताबों को सर्वप्रथम बनाइए। और जैसा कि आपको विदित है कि हम भी अपनी संपूर्ण विषय सामग्री का प्राथमिक और सर्वमान्य केंद्र राजस्थान बोर्ड की किताबों को बनाते हैं, उसके पश्चात एनसीईआरटी की किताबों को बनाते हैं। मित्रों, यही नहीं, जतन इन होम एकेडमी पिछले प्रश्न पत्रों के विश्लेषण पश्चात ही आपके लिए कंटेंट तैयार करती है। तो आज बिना समय गवाए आपके लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी बिंदु बीमा और बैंकिंग को पढ़ते हैं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। बीमा कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों द्वारा बांट लेने की एक प्रक्रिया है, जिससे विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का प्रभाव कम हो जाता है। आपको पता होगा कि प्राचीन काल से ही भारत में मानव के जोखिम की सुरक्षा हेतु काफी प्रयास किए जाते थे। जैसे राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों और व्यवसायियों के यहाँ जब कोई नौकर या कार्मिक कार्य किया करते थे तो उनके कार्य के दौरान अगर कोई मृत्यु, अपाहिज या फिर किसी अन्य प्रकार की हानि होती थी तो उनके अर्थात उन कार्मिकों के परिवारों का पालन पोषण उनके नियोक्ता किया करते थे। इसे आप बीमा का प्राचीन रूप ही मान सकते हैं। वर्तमान में भी व्यक्ति यह सोचता है कि मेरा वर्तमान सुरक्षित रहने के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रहे। आने वाली प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाओं से वो सुरक्षा चाहता है। साथियों, आपको पता होगा कि प्राकृतिक आपदाओं पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, जबकि कृत्रिम आपदाओं को व्यक्ति कुछ कम करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन फिर भी स्वयं की और अपने परिवारजनों की या फिर अपनी बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा हेतु या फिर उससे संभावित आर्थिक हानि को कमतर करने के प्रयास में वो जिस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस करता है, उससे ही बीमा नाम की एक विषय वस्तु का जन्म होता है। सरल भाषा में आप अगर इसको समझें तो कुछ यूं है कि बीमा संविदा अर्थात एक समझौता है जो कि परम सद्विश्वास के सिद्धांत पर टिका हुआ है। इसमें 2 पक्ष शामिल होते हैं, बीमाकर्ता और बीमित। बीमाकर्ता वो जो कि बीमा करता है और बीमित वो जिसका बीमा किया जाता है। और इन दोनों के मध्य पारस्परिक सद्विश्वास के अभाव में यह जो बीमा समझौता है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि पहली ही बात यही है कि बीमा दोनों के बीच में विश्वास के सिद्धांत पर आधारित है। आगे हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा बीमा की परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। हो सकता है परीक्षक ऐसा का ऐसा ही इन विद्वानों की परिभाषाओं को पूछ ले। मेरा यह मानना है कि पहली बार आपके सिलेबस में यह बिंदु शामिल हुआ है
तो आपसे कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आप पैनिक ना हो, ओनली आप अपनी समझ को इस बिंदु पर बढ़ावें। फालतू के और निरर्थक नोट्स, किताबों या वीडियोस के चक्कर में ना पड़े। हमने राजस्थान बोर्ड की किताबों का सार अपने वीडियो में शामिल कर दिया है। इससे बाहर शायद ही आपका कोई प्रश्न जाएगा। तो पहला विद्वान है सर विलियम बेवरिज। इसके अनुसार बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहा जाता है, अर्थात इसमें होने वाली जो हानि होती है उसका भार समस्त व्यक्ति उठाते हैं। इसे यूं समझें कि कोई एक कंपनी है, बीमा कंपनी, उसने 10 लोगों को यह कहा कि आप 10-10 हजार रुपए प्रीमियम दे दीजिए। प्रीमियम वो राशि होती है जो कि बीमा कराने वाला मासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से बीमाकर्ता कंपनी को चुकाता है, और उसके बदले में बीमाकर्ता कंपनी बीमित व्यक्ति को आश्वासन देती है संभावित हानि को कम करने की एवज में क्षतिपूर्ति राशि के रूप में। तो मित्रों, एक कंपनी ने 10 लोगों से 10-10 हजार रुपए प्रीमियम के रूप में बीमा के लिए उनकी किसी एक वस्तु, जैसे हम मान लेते हैं कार के संबंध में, ठीक है। तो कार के संबंध में 10 व्यक्तियों से जब 10-10 हजार रुपए कंपनी लेती है तो यह कुल राशि 1 लाख रुपए हो जाती है। तो मान लीजिए अगर उन 10 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति की कार खराब हो जाती है और उसको अगर 50 हजार रुपए बीमा राशि का दावा किया गया था तो उसे 50 हजार रुपए मिल जाएंगे। कंपनी का इसमें कुछ नहीं लगा, बल्कि कंपनी ने वार्षिक रूप से 50 हजार रुपए कमा भी लिए और सब व्यक्तियों की सुरक्षा भी हो गई। तो जोखिमों के सामूहिक वहन अर्थात उस एक व्यक्ति की हानि का वहन किसने उठाया? बाकी 9 व्यक्तियों ने। और समझेंगे, मैगी कुछ इस प्रकार कहते हैं कि बीमा एक ऐसी योजना है जिसमें अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक व्यक्ति की जोखिम को कम करते हैं। कुछ शब्दों के हेर फेर से एक ही प्रकार की बात इन दोनों विद्वानों ने कही है। न्यायमूर्ति टिंडल ये कहते हैं कि बीमा एक अनुबंध है। अनुबंध मतलब समझौता, संविदा, जिसके अंतर्गत बीमित बीमाकर्ता को एक निश्चित अंशदान, यही वो राशि है जिसको हम प्रीमियम की संज्ञा देते हैं। एक निश्चित घटना जो कि उनके समझौते में डिस्क्राइब्ड होती है, लिखी हुई होती है, उसके घटित होने की जोखिम उठाने के प्रतिफल के रूप में देता है। प्रतिफल मतलब मुआवजा। तो आपको अगर ये विद्वानों की परिभाषाएं याद रखनी है तो कुछ विशेष कीवर्ड्स हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर बेवरिज की परिभाषा पूछी जाती है तो आपको सामूहिक वहन को याद रखना पड़ेगा। मैगी की अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप अधिक व्यक्ति और एक व्यक्ति को याद रख सकते हैं। तो कुछ कीवर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके ये परिभाषाएं याद रहेगी। टिंडल को याद करें तो अनुबंध, अंशदान और प्रतिफल को याद रख सकते हैं। तो इन शब्दों के आधार पर हम इन परिभाषाओं का जवाब आसानी से दे पाएंगे। उक्त सभी परिभाषाओं से हम कुछ क्रक्स निकाल के लाते हैं, कुछ सार निकाल कर लाते हैं कि एक बीमा समझौता है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित को किन्हीं पूर्व निर्धारित कारणों से हानि होने पर एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। बीमा एक समझौता है, बीमाकर्ता होता है, निश्चित प्रतिफल देता है और निर्धारित कारणों से हानि होने पर ही देता है। और क्या देता है? धनराशि। निश्चित प्रीमियम के बदले धनराशि देने का वचन उस समझौते में दिया जाता है। आगे विशेषताओं की बात करें तो दोबारा इन्हीं परिभाषाओं में से ही कुछ विशेषताएं निकल कर आएगी। जैसे बीमा एक अनुबंध है और इसमें बीमाकर्ता और बीमित 2 पक्षकार होते हैं। साथियों, बीमा एक क्षतिपूर्ति का साधन है। कैसे? हानि होने पर उसकी पूर्ति करने के लिए हम पहले से ही कुछ राशि बीमाकर्ता कंपनी को जमा करा देते हैं। इसको पढ़ते हैं। बीमा क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने का एक श्रेष्ठ उपाय है।
यद्यपि जीवन बीमा पर क्षतिपूर्ति का यह सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि जीवन का मूल्य मौद्रिक रूप में नहीं आंका जा सकता और उसकी क्षतिपूर्ति भी नहीं की जा सकती। आगे पढ़ेंगे जीवन बीमा और अन्य प्रकार के बीमा किए जाते हैं। तो जीवन बीमा क्योंकि व्यक्ति का खुद का होता है और उसमें उसकी जान, उसकी मृत्यु, अपाहिज होने या फिर बुजुर्ग अवस्था होने पर कुछ राशि का प्रावधान किया जाता है, तो व्यक्ति के मूल्य को मौद्रिक रूप में नहीं आके जाने के कारण क्षतिपूर्ति का यह सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता और इसीलिए जीवन बीमा में लाइफ इंश्योरेंस की बजाय लाइफ एश्योरेंस का विश्वास दिया जाता है। अगली विशेषता है निश्चित सिद्धांतों पर आधारित बीमा। परम विश्वास का सिद्धांत, योग्य हित का सिद्धांत, सहकारिता का सिद्धांत, आश्वासन और अंशदान का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों के समावेश को बीमा में शामिल किया जाता है। शुद्ध जोखिमों के लिए बीमा। शुद्ध जोखिमों से तात्पर्य उन जोखिमों से है जिनमें केवल हानि होने की संभावना होती है, लाभ की नहीं। ध्यान देंगे कि बीमा में लाभ की दृष्टि से समझौता नहीं किया जाता है, जैसे मृत्यु, दुर्घटना और अग्नि से उत्पन्न होने वाली हानि। सहकारिता की भावना हम बीमा में देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार सहकारिता में सब एक के लिए और एक सबके लिए भावना होती है, उसी प्रकार बीमा में भी इसी प्रकार की भावना शामिल होती है। विज्ञान और कला को देखें तो बीमा में संभावितता के सिद्धांत के आधार पर कि भाई ये हानि हो सकती है, उसके आधार पर हानि के कारण और अनेक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, गणितीय विधियां और सांख्यिकीय सूत्र इत्यादि की सहायता से प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है और इसीलिए इसको एक विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा लोगों को जागरूक बनाकर बीमा के प्रति आकर्षित करने और संभावित हानि को किस व्यक्तिगत चातुर्यता से न्यूनतम किया जावे, इसकी प्रबंध प्रणाली के कारण इसको कला भी कहा जाता है। तो मित्रों, विज्ञान और कला दोनों ही दृष्टि से बीमा को देखा जा सकता है। बीमा जुआ और दान से अलग है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि बीमा जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए करवाया जाता है, जबकि जुए में लाभ और हानि दोनों तत्व विद्यमान होते हैं। बीमाकर्ता बीमित को जो राशि देता है वह कोई दान के रूप में नहीं देता, बल्कि बीमित व्यक्ति के द्वारा चुकाए गए प्रीमियम या अंशदान के बदले देता है। इसलिए बीमा कोई दान नहीं है और घटना के घटित होने पर ही इसमें भुगतान किया जाता है, यह भी इसकी एक विशेष खूबी है। जीवन बीमा में बीमा की परिपक्वता या व्यक्ति की मृत्यु पर तथा अग्नि और सामुद्रिक बीमा में बीमित घटना के कारण नुकसान होने पर ही भुगतान किया जाता है। इस प्रकार बीमा में सामान्यतया एक निश्चित अवधि या घटना के घटित होने के पश्चात बीमित व्यक्ति उसके उत्तराधिकारी या नामित व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करता है। ये बीमा की एक विशेष स्पेशलिटी है कि इसमें हानि होने के पश्चात ही राशि का भुगतान किया जाता है। बीमा एक प्रक्रिया है। किस प्रकार? क्योंकि इसमें बीमा कंपनी ऐसे कदम उठाती है जिसमें निश्चितता स्थापित की जा सके। इसलिए बीमा को अनिश्चितताओं के स्थान पर निश्चितता स्थापित करने की प्रक्रिया कहा गया है। यही नहीं, बचत की भावना को विकसित करने में भी बीमा का विशेष योगदान रहता है, क्योंकि इसमें बीमा करवाने पर व्यक्ति को समय समय पर प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और इसी चीज के कारण व्यक्ति में बचत की भावना का विकास होता है। साथियों, बीमा की विशेषताओं में अगला पॉइंट है विभिन्न तत्वों का समावेश। बीमा में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं, जैसे बीमाकर्ता जो कि बीमा करता है, बीमित व्यक्ति जिसका बीमा किया जाता है, बीमा पॉलिसी जिन शर्तों के अंतर्गत बीमा किया जाता है, और प्रीमियम जिस राशि का निर्धारण दोनों पक्षों के बीच में होता है। इसके अलावा इसका विस्तृत क्षेत्र है, जैसे जीवन बीमा, अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा, सामुद्रिक बीमा, कृषि बीमा, पशु बीमा इत्यादि। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसका बार बार उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, बीमाकर्ता। यह वह व्यक्ति या संस्था होती है जो कि
बीमित को अंशदान स्वीकार करके जोखिमों से होने वाली क्षति की पूर्ति करने का वचन देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइफ इंश्योरेंस या अन्य इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां होती हैं। बीमित, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शब्द बीमा के बिंदु में। बीमित वह व्यक्ति जो बीमाकर्ता को अंशदान अर्थात प्रीमियम का भुगतान करके बीमा की विषय वस्तु को जोखिम होने पर प्राप्त करता है और क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार भी रखता है। बीमा की विषय वस्तु, जिस संपत्ति या जीवन का बीमा किया जाता है वही बीमा की कंटेंट होती है या विषय वस्तु होती है। बीमा राशि, बीमा अनुबंध द्वारा निर्धारित वह अधिकतम राशि, शब्द पर गौर करें आप, वह अधिकतम राशि जो बीमाकृत घटना के घटित होने पर या निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर बीमित या उसके उत्तराधिकारी को मुआवजे के रूप में प्राप्त की जाती है। प्रीमियम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शब्द, बीमित द्वारा बीमाकर्ता को दिया जाने वाला अंशदान जिसके बदले उसे हानि से सुरक्षा का वचन मिलता है और इसे ही हम प्रीमियम या अंशदान कहते हैं। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आप याद रखेंगे। बीमाकर्ता, बीमित, बीमा की विषय वस्तु, बीमा राशि और प्रीमियम, इन शब्दों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है बीमा के प्रकार। जीवन बीमा, देखिए इसके लिए जो शब्द काम में लिया गया है वो है लाइफ एश्योरेंस। जैसा कि हमने अभी ऊपर के तथ्यों में आपको बताया कि इंश्योरेंस शब्द अन्य बीमा के लिए काम में लिया जाता है, जबकि जीवन बीमा के लिए एश्योरेंस शब्द इंग्लिश में काम में लिया जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की मृत्यु का या व्यक्ति के जीवन का मौद्रिक मूल्य नहीं आंका जाता। जीवन बीमा की परिभाषा अगर हम समझें तो जीवन बीमा बीमाकर्ता और बीमाकृत अर्थात बीमित व्यक्ति के बीच में एक करार है, समझौता है, संविदा है, अनुबंध है, जिसमें बीमाकर्ता एक प्रीमियम के बदले बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बीमाकृत व्यक्ति के नामिती अर्थात नॉमिनी को या फिर उसके उत्तराधिकारी को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आम जनजीवन में यह चिर परिचित शब्द भी है। स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, आजकल कोरोना महामारी के दौर में यह स्वास्थ्य बीमा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और आम लोगों में भी लोकप्रिय हो गया। यह बीमा बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा उपचार और शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी में, ऑपरेशन में जो आने वाले खर्चे हैं उनकी पूर्ति करने के लिए किया जाता है। अगले बीमा का प्रकार है यात्रा बीमा। यह बीमा अंतर्देशीय, दो देशों के बीच में या अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्र के अंदर ही, देश के अंदर ही यात्रा के दौरान चिकित्सकीय उपचार, वित्तीय चूक और अन्य हानियों की पूर्ति करता है। इसे यूं समझे कि अगर आप कोई काम से या घूमने के लिए दूसरे देश में या दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां पर संभावित हानि अर्थात जैसे चोट लग जाए या फिर सामान गुम हो जाए तो बीमा कंपनी आपको बीमा कराने पर मुआवजा देती है। यात्रा बीमा पॉलिसी आपकी यात्रा शुरू होने से लेकर आपकी यात्रा खत्म होने तक ही लागू रहती है। गृह बीमा, यह बीमा घर को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत भवन बीमा और अंतर्वस्तु बीमा दोनों ही आते हैं, अर्थात हाउस का इंश्योरेंस भी आ जाता है और उसके अंदर जो रखी हुई बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनका इंश्योरेंस भी आता है। सामान्य रूप से इस प्रकार के बीमा में आग, खराब मौसम, प्राकृतिक विनाश और चोरी इत्यादि से हुई क्षति से सुरक्षा प्रदान की जाती है। मोटर बीमा की बात करें तो यह बीमा वाहन की दुर्घटना या उसके चोरी हो जाने के फलस्वरूप होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। वाहन बीमा के बिना वाहन चलाना वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा भी फसल बीमा इत्यादि अन्य कई प्रकार के बीमा होते हैं। फसल बीमा में वर्तमान के नियमों के हिसाब से अगर आप कृषि लोन लेते हैं तो आपको बीमा कराना अति आवश्यक है ताकि आपकी फसल प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से खराब होती है
तो आपको क्षतिपूर्ति राशि मिल सके। तो मित्रों, बीमा संबंधी विषय वस्तु यहीं पर समाप्त होती है। इसके पश्चात भी अगर कोई महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण प्रश्न इस विषय सामग्री से छूट गए हैं या इसमें शामिल होना शेष रह गए हैं, तो हम संपूर्ण यूनिट के पश्चात एक तथ्यात्मक बहुविकल्पीय प्रश्नावली आपके लिए तैयार करेंगे, जिससे कि आप उसे सॉल्व करके अपनी तैयारी को पूर्णता प्रदान कर सके। तो मित्रों, शुरू करते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग का अर्थ उधार देने, निवेश करने के उद्देश्य से जनता से धन की जमा राशियां स्वीकार करना है। मित्रों, यह अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंकों के रेगुलेशन से संबंधित जो अधिनियम है वो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 1949। इसके अलावा इसकी परिभाषा में जो मांग करने या अन्य किसी प्रकार से चुकाई जाएगी भविष्य में, उन्हें चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी भी प्रकार से आहरित किया जा सकता है। आहरित मतलब निकाला जा सकता है। सरल भाषा में समझें तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो ग्राहकों के लिए धन संबंधी लेन देन के समस्त कार्य संपन्न करती है। भारत में अगर बैंकिंग प्रणाली की बात करें तो सर्वप्रथम 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, जबकि पहली बार भारतीय स्वामित्व वाले बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 को इलाहाबाद बैंक के रूप में किया गया। आगे हम देखें कि भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 जो हमने अभी पढ़ा, उसकी धारा 5 के अनुसार बैंकिंग सेवा का अर्थ ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से जमा प्राप्त करना होता है, जिसे मांग पर अथवा अन्य किसी आज्ञा द्वारा वापस लिया जा सके। बैंक की परिभाषा समझने के पश्चात भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में जो सबसे ऊंचे बैंक हैं, एपेक्स बैंक्स हैं, जो शीर्षस्थ बैंक हैं, वो 3 हैं। पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और तीसरा एक्जिम बैंक जिसे भारतीय निर्यात एवं आयात बैंक कहते हैं। इन तीनों शीर्षस्थ बैंकों से जनता का डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं होता है। इनके विस्तार को हम देखते हैं, जिससे आपको चीजें आसानी से भलीभांति समझ आ जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के इस केंद्रीय बैंक की स्थापना, यहीं पर आपका एक प्रश्न तैयार हो गया। केंद्रीय बैंक मतलब भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है, इसकी स्थापना कब हुई? सन 1935 में, 1935। किसकी सिफारिश पर हुई? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 1935 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इस केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के समय बैंकिंग क्षेत्र निजी हाथों में था। जब अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण भारत को हुआ, भारतीय शासन को हुआ, तब बैंकिंग जो प्रणाली थी प्राइवेट क्षेत्र के पास थी, निजी क्षेत्र के पास थी, और शहरी क्षेत्र तक ही ये सीमित थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसके विकास में इनका योगदान तब तक नहीं था। ग्रामीण आबादी को साहूकार, जो देशी सेठ होते हैं, महाजन होते हैं, उनके ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था। और इसी विकट समस्या को समाधान करने के लिए भारत सरकार ने 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब यह देश का शीर्ष बैंक है और इस बैंक से जनता का कोई प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि आरबीआई से जनता का प्रत्यक्ष संबंध है या नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं। इस बैंक के प्रमुख कार्य पत्र मुद्रा का निर्गमन अर्थात नोट्स जारी करना, नोट छापना, साख और बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण अर्थात जो पूरे देश में बैंक हैं उनकी व्यवस्था बनाए रखना, उनमें मुद्रा को बनाए रखना, उनकी पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, उनको रेगुलेट करना, मौद्रिक नीति का संचालन, सरकार का वित्तीय प्रतिनिधि और परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। मित्रों, आप इसमें ज्यादा
टेंशन ना लें, क्योंकि आरबीआई और उसके कार्य आपके सिलेबस में पृथक से दिया हुआ है, तो वहां पर हम इसका संपूर्ण वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे कि क्या पत्र मुद्रा का निर्गमन होता है और क्या मौद्रिक नीति का संचालन होता है, किस प्रकार ये वित्तीय प्रतिनिधि है सरकार का और किस प्रकार ये साख और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन पूरे देश में करता है। दूसरा बैंक है हमारा अपेक्स बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। मित्रों, इसमें पहला ही प्रश्न यही बनता है, चूंकि इसे शॉर्ट रूप से नाबार्ड कहा जाता है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म ही अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। मैंने अपने लंबे प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुभव में पाया है कि आप अधिक गंभीर तथ्यों पर अपनी नजर बनाए रखते हैं और जो आसान फैक्ट होते हैं, आसान तथ्य होते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं और परीक्षक वहीं से प्रश्न पूछ लेता है। तो आपको नाबार्ड के विषय में कुछ 3 ही चीजें याद रखनी है। एक तो इसका पूर्ण रूप, नाबार्ड का पूर्ण रूप, किस समिति की सिफारिश पे और कब स्थापित किया गया। तो फुल फॉर्म है इसकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NA से मतलब नेशनल, B से मतलब बैंक, A से मतलब एग्रीकल्चर, R से मतलब रूरल, D से मतलब डेवलपमेंट। इसको आप ऐसा का ऐसा याद रखेंगे। नाबार्ड समिति की बात करें तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और कब स्थापित किया गया? 12 जुलाई 1982 को 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। उद्देश्य की बात करें तो कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण जो शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए यह फंड देता है छोटे छोटे बैंकों को, दूसरे बैंकों को। अर्थात इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण कृषि और उसके विकास के लिए ऋण की सुविधा आसान बनाने का है। तीसरे शीर्षस्थ बैंक की बात करें तो उसका नाम है भारतीय निर्यात और आयात बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। 1982 में भारत सरकार के द्वारा इसे स्थापित किया गया। शॉर्ट रूप में इसे एक्सिम बैंक कहते हैं, एक्स-इम बैंक। समझेंगे, एक्स-इम और बैंक। तो एक्सिम बैंक का पूर्ण रूप अगर आपको पूछें तो आप कहेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एपेक्स बैंक है, वेरी इंपॉर्टेंट बैंक है। क्या करता है ये? आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। सामान और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात को फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता देने का कार्य करने वाली जो संस्थाएं होती है उनको कोऑर्डिनेट करता है, समायोजित करता है। तो आपके सामने 3 शीर्षस्थ बैंकों को हम पढ़ चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और एक्सिम बैंक। याद रखना है 19 जुलाई 1969 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकरण की पहली प्रक्रिया के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा कर दिया गया। आपको भली भांति ये पता होगा कि उन्हीं के द्वारा सन 1976 में संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन करके समाजवादी का शब्द समावेश किया गया था। समाजवादी शब्द के शामिल होने के पश्चात तत्कालीन सरकार और वर्तमान सरकार का भी यही उद्देश्य था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया जाए, किंतु इसी के साथ साथ पूंजीवादी तत्वों का भी समावेश किए जाने के कारण हम भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो पलड़ा तत्कालीन समय में इंदिरा गांधी और नेहरू के समय में समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ झुका हुआ था, वो वर्तमान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ निरंतर बढ़ रहा है। 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया और तब जाकर देश में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या 19 हो गई। वर्तमान में अगस्त 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बैंकों के विलय की घोषणा की गई, जिसके कारण वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक 12 रह गए। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छाप लो दिमाग में, प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। वर्तमान में
राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 12 हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों से आप क्या समझते हैं? तो आपका जवाब और आपकी समझ यह होनी चाहिए कि जिस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो जाती है उसे हम राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी बैंक कहते हैं। अर्थात निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का जाना राष्ट्रीयकरण कहलाता है और यह कई उद्देश्यों को करने के लिए अपनाया जाता है, जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा निजी क्षेत्रों के बैंकों का एकाधिकार समाप्त करना और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को अपनाना। अब अगर हम 12 के 12 बैंकों को देखना चाहें वर्तमान के, तो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहला है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है यूको बैंक, चौथा है इंडियन ओवरसीज बैंक, फिफ्थ है यूनाइटेड बैंक, सिक्स्थ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेवंथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 8th बैंक ऑफ इंडिया, 9th पंजाब एंड सिंध बैंक, 10th बैंक ऑफ बड़ौदा, 11th कैनरा बैंक और 12th इंडियन बैंक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय स्टेट बैंक में इसकी सभी शाखाओं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र इत्यादि, सभी इसकी शाखाओं का विलय करके एक बड़ा बैंक एसबीआई बना दिया गया। इसके अलावा बीओबी में भी देना और विजया बैंक का समावेश किया गया था। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का समावेश कर दिया गया। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का समावेश कर दिया गया। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक का समावेश कर दिया गया। बैंकों के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से भारत में बैंकों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों में बांटा गया है। अब अनुसूचित क्या होते हैं और गैर अनुसूचित क्या होते हैं, तो आप भली भांति समझ लें कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में और इंटरव्यूज में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंक क्या है? तो हमारा उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं और जो शामिल नहीं हैं वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। कार्य, स्वामित्व और अधिवास के आधार पर निम्नलिखित प्रकार बैंकों के हम पाते हैं। पहला है और महत्वपूर्ण है व्यापारिक या वाणिज्य बैंक। कमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं? इस प्रकार के बैंकों का मुख्य उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य का वित्त पोषण करना होता है। ट्रेड को और कॉमर्स को, जो लोग बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, उनको फंड देने का काम ये कमर्शियल बैंक करते हैं। यह बैंक अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों श्रेणियों में ही बटे हुए हैं। और अगर दूसरी प्रकार से देखें तो यह 3 प्रकार के होते हैं कमर्शियल बैंक। पहला है सार्वजनिक बैंक अर्थात सरकारी बैंक, दूसरे हैं निजी बैंक अर्थात प्राइवेट बैंक और तीसरे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे आपने सुना होगा आरआरबी। कई बार इसकी परीक्षाएं आयोजित होती रहती है। तो आरआरबी आपके लिए चिरपरिचित नाम है। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं और ये तीनों ही वाणिज्य बैंक कहलाते हैं। आरआरबी को अगर हम पढ़ें तो 1974 की नरसिंघम समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, 1974 नरसिंघम समिति। कब स्थापित हुआ? 2 अक्टूबर 1975। 1975 में आरआरबी की स्थापना की गई। रीजनल रूरल बैंक्स। यह बैंक क्या करते हैं? लघु अर्थात छोटे और सीमांत कृषकों, छोटे कृषकों को, कृषि श्रमिकों को, शिल्पकारों को और छोटे कारोबारियों को, छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इनमें जो पूंजी होती है उसमें 50% केंद्र और 15% राज्य सरकार और 35% प्रायोजक, जो भी इनको बढ़ाने वाला बैंक होता है उसकी होती है। 50 केंद्र देता है, 15% संबंधित राज्य देता है और 35% इनको बढ़ावा देने वाला या इनके स्पॉन्सर्ड बैंक्स के द्वारा दी जाती है पूंजी। तो कुछ इस प्रकार इनका फंड की
या इनकी स्थापना में योगदान होता है। वाणिज्यिक बैंकों के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है सहकारी बैंक। प्रजातंत्रात्मक ढंग से संचालित, वेरी इंपॉर्टेंट, यही शब्द महत्वपूर्ण है मित्रों। सहकारी बैंक में लोकतांत्रिक ढंग से संचालित किए जाते हैं ये, और इस प्रकार के बैंक राज्यों के अंदर सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत गठित किए जाते हैं, और इनका जो प्रमुख विकास होता है या इनका उद्देश्य होता है वो कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। ये बैंक्स राज्य सरकारों की बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करते हैं, और इनके संचालन के आधार पर इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है ग्रामीण और दूसरा है शहरी। जो ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं वो खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री खरीदने के लिए अल्पावधि के ऋण देते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि ये अल्पावधि के ऋण देते हैं। अब अल्पावधि के देते हैं तो दीर्घावधि के कौन देते हैं? दीर्घावधि के देते हैं भूमि विकास बैंक। कौन से? भूमि विकास बैंक। तो अल्पावधि के लिए सहकारी बैंक, दीर्घावधि के लिए भूमि विकास बैंक। आगे भूमि खरीदने, भूमि में स्थायी सुधार करने या फिर कृषि से संबंधित मशीनें खरीदने के लिए भी ये दीर्घावधि ऋण देते हैं, लेकिन बहुत ही सीमित रूप में। शहरी सहकारी बैंक शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में समाज के मिडिल क्लास, मध्यम आय वर्गीय लोगों के लिए और लोअर मिडिल क्लास, निम्न आय वर्गीय समूहों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का कार्य शहरी सहकारी बैंक करते हैं। ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के प्रकारों के अलावा भी स्तर के आधार पर सहकारी बैंक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जो राज्य स्तर पर होते हैं वो राज्य सहकारी बैंक कहलाते हैं, जो जिला स्तर पर होते हैं वो केंद्रीय सहकारी बैंक कहलाते हैं, और जो ग्राम स्तर पर होते हैं वो प्राथमिक सहकारी विकास समितियां कहलाती है। मित्रों, इस जिला स्तरीय सहकारी बैंक को लेकर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्रीय शब्द आते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह तो केंद्र के स्तर पर ही स्थापित होता होगा, लेकिन नहीं, यह जिला स्तर पर स्थापित होता है। राज्य स्तरीय सहकारी बैंक को हम अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। अगला बैंक का प्रकार है औद्योगिक बैंक। इस प्रकार के बैंकों का मुख्य कार्य उद्योगों को मध्यम और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना होता है, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर और राज्य स्तर पर ये 2 स्तरों पर स्थापित किए जाते हैं। जैसे आपको अगर केंद्रीय स्तर या अखिल भारतीय स्तर पर याद करना हो तो उदाहरण के रूप में हम IDBI को देखते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को देखते हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय औद्योगिक बैंक की बात करें तो हम राज्य वित्त निगम को देखते हैं, जिसे आप शॉर्ट में RFCB कहते हैं। विनियोग बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और म्यूचुअल फंड्स इत्यादि विनियोग बैंक के उदाहरण हैं। ये क्या करते हैं? ये आम जनता की जो स्मॉल सेविंग्स हैं, अल्प बचतें हैं, उनको इकट्ठा करके लाभप्रद ढंग से आगे विनियोजित करते हैं, और उसके एवज में आम जनता को या जो इन्हें पैसा देते हैं उन्हें लाभ प्रदान करते हैं। विदेशी विनिमय बैंक, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, विदेशी भुगतान का निपटारा और विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था की देखरेख करना इन बैंकों का प्रमुख कार्य है। देशी बैंकर, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में महाजन, साहूकार आदि देशी बैंकरों के उदाहरण हैं, और प्राचीन काल से ही इनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण पेट है, पकड़ है, योगदान है। भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम में हालांकि इनको बैंक या बैंकर का दर्जा नहीं दिया गया है, फिर भी इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक और IMF अर्थात विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय बैंक के उदाहरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विवादों को सुलझाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, साथ ही सदस्य देशों के संतुलित आर्थिक विकास में सहयोग देना इन बैंकों का प्रमुख कार्य माना गया है। अगर हम बैंक पढ़ रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण टर्म है, शब्द है बैंक खाता, बैंक अकाउंट। तो लगभग सभी बैंकों में खाता खोलने हेतु प्रयुक्त क्रियाविधि और आवेदन पत्र लगभग समान होते हैं। किसी भी बैंक के साथ कारोबार करने के लिए बैंक और कारोबार करने वाले व्यक्ति के बीच में एक खाते की स्थापना की जाती है, जिसमें वो
जमाएं और निकासी की क्रियाएं करता है। इसको खोलने हेतु पते का प्रमाण, फोटोग्राफ और सामान्य रूप से न्यूनतम शेष धनराशि का प्रावधान किया जाता है। बैंक का टॉपिक हो और भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI ना पढ़े तो हमारा टॉपिक अधूरा है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के द्वारा प्रेसिडेंसी बैंकों जैसे कि 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल, 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे और 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की जाती है। आपको भली भांति पता होगी, इतिहास में हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल में, बॉम्बे में और मद्रास में। इन तीनों ही जगह पर अलग अलग वर्षों में बैंक की स्थापना की जाती है। 27 जनवरी 1921 को इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया जाता है और इनका नया नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अंग्रेजी सरकार रखती है। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का सन 1955 में, वेरी इंपॉर्टेंट सन है, सन 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा और इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके साथ भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्यों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है हमारी संकलित विषय सामग्री आपको पसंद आई होगी। इस बिंदु से संबंधित प्रश्नों, किसी प्रकार की भ्रांति या हमारे वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके जवाबों की हमेशा प्रतीक्षा में जतन इन होम एकेडमी रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मित्रों।